ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सिया कॉन्वर्सेशंस। एज यू नो, सिया कॉन्वर्सेशंस ब्रिंग्स यू द बेस्ट इन पाकिस्तान्स क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री और इनोवेशन हिस्ट्री और स्टार्टअप हिस्ट्री। ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीपल बेसिकली टू ट्राई एंड एस्टैब्लिश अ डायलॉग on the economy of Pakistan. As you know, I'm an economist, but I don't restrict myself to economists because the economy is a far too complex thing to be left to economists alone. एंड इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आनी चाहिए, तो हम सबसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई सच तो समझने की कोशिश कर। सच तो बड़ी गलत बात है, बहुत बड़ी बात है, सॉरी, बट हमें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ इट दैट वी कैन अचीव। हमारी ग्रोथ रेट चली गई 3% पे, ज़माने में 7 होती थी, और पिछले चंद 30 सालों से हम देख रहे हैं ट्रेंड ग्रोथ रेट का डाउनवर्ड्स है। हमारी प्रोडक्टिविटी का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, हमारी इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। तो कोई फ्रैंकली अगर देखा जाए तो ज़रा पेसिमिस्टिक व्यू है, हम बड़ा सोचते हैं इस पे कि क्या हो रहा है। तो आज लेट मी स्टार्ट। वी गॉट नवीद शेरवानी विद अस, डॉक्टर नवीद शेरवानी। नवीद शेरवानी, पता नहीं कई लोगों ने तो नाम सुना हुआ है, पर ही इज़ नॉट अ हाउस होल्ड वर्ड इन पाकिस्तान, बट ही शुड बी। माशाल्लाह नवीद साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़ी हिस्ट्री है। नंबर एक तो ही वॉज अ प्रोफेसर in university in the US. एक ज़माने में he also wrote a number of papers. He's also been the author of many patents, etc., etc. He's been in very good companies from Intel to very large systems. You know, ये बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो हमें पता भी नहीं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं। एंड खैर इंटेल तो भी चल रही है, VLSI मुझे बताएंगे, पता नहीं चल रही कि नहीं चल रही। बट इन्होंने उस कंपनियों के एक्सपीरियंस के बाद, पढ़ाने के एक्सपीरियंस के बाद, इन्होंने एक सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप की है। सीरियल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि उन्होंने बहुत सारी कंपनियां बनाई हैं और बहुत सारी कंपनी सक्सीड भी कर गई हैं। कह सकते हैं ये, क्या कहते हैं, बिलियन डॉलर कंपनी बहुत सारी इन्होंने बनाई है, क्योंकि बहुत कम पाकिस्तानी को शर्फ हासिल है, पर इनको है और इन्होंने ये काम किया। और अब ये वहाँ से उठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया में इस किस्म का एक इकोसिस्टम बनाया जाए जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां बन सके। यू नो, ये हम सब बातें करते हैं पर हमें कोई बात समझ नहीं आती। हम सब बातें करते हैं कि टेक की ज़िंदगी आ गई है, AI की ज़िंदगी आ गई है, और एप्पल और गूगल, हम सब ये बातें करते हैं और हम सबको पता है। पर ये नहीं पता हमें कि ये कैसे पाकिस्तान क्या इस दुनिया के कारोबार में हिस्सा ले भी सकता है। क्या हम इनोवेटिव इकोनॉमी बन सकते हैं? क्या हम सेमीकंडक्टर में जा सकते हैं? क्या हम इनोवेशन में जा सकते हैं? ये चीज़ें हमें नवीद शेरवानी से बेहतर बंदा नहीं कोई जो मिलेगा जो बता सके। बहुत पाकिस्तानी कैलिफोर्निया में जैसे काम करते हैं, मैं मानता हूँ, बट नवीद शेरवानी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ देम। सो देयरफॉर आई वेलकम नवीद शेरवानी टू जॉइन अस। नवीद, थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट इस तरह करते हैं नवीद साहब, आप ज़रा थोड़ा सा अपना करियर, मैंने तो कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। आई थिंक इट्स अ वेरी इलस्ट्रियस करियर जो मैंने देखा है। मैंने आपको बड़ा स्टडी किया अच्छी तरह। आप प्लीज़ अपनी ज़बान में अपने करियर के हाइलाइट्स बता दें हमारी ऑडियंस के लिए। नदीम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू टॉक टू यू। टिपिकली तो हमारी डिस्कशन कोई पॉलिसी पे और चीज़ों पे होती है। दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अबाउट स्पेसिफिकली कि हम पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं। तो आई ग्रो अप इन कराची, ग्रेजुएटेड फ्रॉम NED, देन आई डिड माय PhD from US. My PhD was in chip design in mid 80s. Then I was a professor for about 10 years. At that time, chip design was नई नई स्टार्ट हो रही थी, तो इतने लोग नहीं थे, तो मुझे इसका शर्फ हासिल हुआ कि मैंने कुछ शुरू में जो बेसिक टेक्स्ट बुक्स हैं चिप डिज़ाइन की वो लिखी। उसकी वजह से काफ़ी मुल्कों में चिप डिज़ाइन पढ़ाना शुरू हो गया, चाइना में, इंडिया में, अमेरिका की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में। तो वो रहा। फिर उसके बाद मैंने 10 साल इंटेल में काम किया। तो इंटेल में भी मेरी जो जॉब थी वो बहुत सिंपल थी कि इंटेल को ऑटोमेशन में लाया जाए कि किस ये बड़े होते जा रहे हैं, तो इनको ऑटोमेट कैसे किया जाए, ठीक है ना, ताकि हम बड़े से बड़े चिप्स को कर सकें। तो मेरी जो वो फील्ड है। उसके बाद इंटेल ही की मदद से मैंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंटेल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस कंपनी को हमने 2003 में स्पिन आउट कर दिया। उसका नाम हो गया ओपन सिलिकन। उसके लिए मैंने $45 मिलियन रेज किए, जो मैंने पहली बार जिंदगी में पैसे रेज किए। और वो कंपनी हमने 2007 में $252 मिलियन की बेच दी, एग्जिट हो गया हमारा। तो दैट वाज माय नवीद, फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर दें हमारे लोगों को कि रेज का क्या मतलब होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि पैसे सिर्फ हुकूमत से आते हैं। ये रेज जरा बता दें क्या होता है। हाँ,
तो ये वहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जो कि कंपनियों में पैसे लगाते हैं, तो उन वीसी से, वेंचर कैपिटल से, जो कि सिलिकॉन वैली में एक पूरी बहुत एक बड़ी जगह है जिसको सैंड हिल रोड यूनिवर्सिटी एवेन्यू कहते हैं, वहाँ पे तकरीबन 400-500 से भी ज़्यादा वीसीज हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वो चीज़ों, कुछ जो है स्पेशलाइज्ड हैं सेमीकंडक्टर में, कुछ स्पेशलाइज्ड है बायोटेक में, कुछ और सॉफ्टवेयर कंपनियों में। तो उनमें से उनसे हमने $45 मिलियन लिए, उनको अपनी कंपनी का हिस्सा दे दिया, तो वो हमारे पार्टनर बन गए। तो वो फिर 4 साल बाद वो हमने कंपनी बेच दी एक प्राइवेट इक्विटी बैंक को बहरीन में, और $252 मिलियन, यानी कि हर आदमी के पैसे जो 4 गुना हो गए, यानी कि 4 साल में। तो अगर आप बैंक में पैसे डालते हैं तो आपको 5% मिलता है। तो इस किस्म की वीसीज का फायदा ये है कि अगर वो बैंक में डालते तो उनके $45 मिलियन जो है वो ज्यादा 60 मिलियन हो जाते। अब उनके $45 मिलियन जो है वो 252 हो गए, ठीक है ना। तो वो मेरी पहली एग्जिट थी। उसके बाद मैंने उसके वजह से अभी तक तकरीबन 28 कंपनियां बनाई हैं सेमीकंडक्टर की, और उनके लिए $1.75 बिलियन इसी तरह वीसी से रेस किए हैं। किसी के लिए 200 मिलियन, किसी के लिए 50 मिलियन, किसी के लिए 15 मिलियन, सो एंड सो, टोटल इतने पैसे रेस किए हैं। हमने काफ़ी कंपनियां एग्जिट की हैं, बेची हैं, कुछ $1 बिलियन की, कुछ कम की। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, 5-6 अच्छी कंपनियां हमने बेच भी दी हैं इन ड्यूरिंग दिस ईयर्स। तो माशाल्लाह। जी गो अहेड। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि तकरीबन आज से 4-5 साल पहले मुझे ये फिक्र हुई कि दुनिया अब स्प्लिट हो रही है, तो ये ना हो कि ख़ासतौर पे पाकिस्तान या मुसलमान कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी से बाहर निकाल दिया जाए। और अगर वो निकाल दिया जाएगा, अगर हमें कोई चिप्स नहीं देंगे, तो हमारी सोसाइटी में ना तो हमारे बैंक चलेंगे, ना हमारे स्कूल चलेंगे, ना ही हमारे मोबाइल फ़ोन चलेंगे। तो अगर किसी भी मुल्क को अगर आपने धक्का देना है स्टोन एज में, तो उसका बहुत आसान तरीका ये हो सकता है कि आप उसके चिप्स को चोक कर दें। तो फिर इसका आप देखें, उन्होंने चाइना को करने की कोशिश की, और मुल्कों को, तुर्की और बाकी लोगों को भी करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो चले बड़े मुल्क हैं, वो तो खड़े हो गए। हम मुझे ये खतरा हुआ कि हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ। तो फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में एक आपस में हमने एक एग्रीमेंट किया कि वे मिल के करते हैं इसको। तो इसीलिए फिर मैं सऊदी अरब आ गया। मैं रियाद में रहता हूँ, और मैं सऊदी अरब के प्रोग्राम को भी रन करता हूँ, उसको नेशनल सेमीकंडक्टर हब कहते हैं। और मैं पाकिस्तान के प्रोग्राम को भी रन करता हूँ, जिसको इंस्पायर कहते हैं। तो हम दोनों मुल्क मिल के एक कंपनियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा गोल है कि 50 कंपनियां बनाई जाए, और कोशिश की जाए कि उसके पैसे जो है वो सऊदी अरब से आए, और उसके जो बंदे हैं, लोग हैं, वो पाकिस्तान से आए। ये हमारा प्रोजेक्ट है। कोशिश है कि 50 कंपनियां बने अगले 5 साल में, जिसमें से 15 हमने स्टार्ट कर दी हैं माशाल्लाह से। और अब उनका रेवेन्यू, टीम हायर हो रही है, सारे काम, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हैं सऊदी अरब में भी, और अब स्लोली स्लोली पाकिस्तान में भी। माशाल्लाह नवीद साहब, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग करियर एंड वेरी वेरी नोबल, क्या कहते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग सेटअप दैट जो आपने बनाया। लेट मी बिगिन हियर। पहले ये बताइए कि इनोवेशन जो है वो तो बस अमेरिका की घर की लौंडी बन के रह गई एक किस्म की। अमेरिका ने जो सारी इनोवेशन मेरे ख्याल 20th सेंचुरी की तकरीबन अमेरिका से निकली है, ठीक है। जो आपके चिप्स और ये इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार सारा वहाँ से निकला। अब थोड़ा बहुत चीन ने पकड़ लिया है। बाकी दुनिया कोई कैचअप कर रही है इस चीज़ में कि ये सिर्फ इनोवेशन चीन और अमेरिका के दरमियान रहेगी और हम लोग सब पीछे रह जाएंगे? नहीं नहीं, कर रही है। और एक्चुअली जो ओरिजिनल चिप की सारी इनोवेशन थी ना, वो ओरिजिनली यूरोप में थी, इन पर्टिकुलर इंग्लैंड में थी। ये मैं 50s की बात कर रहा हूँ, 60s की बात कर रहा हूँ। लेकिन उनके पास वो R&D इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अमेरिका ने बड़ा 1960s में बड़ा हैवीली इन्वेस्ट किया ना, मोस्टली बिकॉज ऑफ द कोल्ड वॉर। तो ये चिप चाहिए थे, जो मिनट मैन मिसाइल होता था इनका, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लिस्टरिंग मिसाइल, उसके नेविगेशन सिस्टम के लिए चिप बनाने का और कोई तरीका नहीं था सिवाय सेमीकंडक्टर से। तो उसे इन्होंने कंपनियां फंड की, नेशनल सेमीकंडक्टर, इंटेल एंड सो फोर्थ। तो कहानी वहां से स्टार्ट हुई। तो लेकिन हुआ ये कि 1980s के अंदर जापान भी इसके अंदर बड़ा एक्टिव था। लेकिन फिर वो अमेरिका ने कुछ ट्रेड सैंक्शंस लगा दी, जापान को पीछे कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद जापान जब पीछे हो गया, तो फिर ताइवान राइज कर गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि जापान में इंडस्ट्री नहीं है, वहां भी है, यूरोप में भी है, लेकिन वो छोटे साइज पे है।
ताइवान में फिर बहुत ग्रो कर गया। तो अब अमेरिका के अंदर ज्यादातर डिजाइन है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो जब से ट्रम्प आया है तो ट्रम्प अब कोशिश कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग भी यूनाइटेड स्टेट्स में लाई जाए, और वो स्लोली स्लोली अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन अमेरिका में इन दी एंड मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी। हमने ताइवान में उसको इसलिए मूव किया था या बाकी मुल्कों में इसलिए मूव किया था कि यूएस से वो, यूएस में बहुत लेबर एक्सपेंसिव है, यो परमिट्स लेना बड़ा मुश्किल है, इन्वायरमेंटल रूल्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो वो बन तो जाएंगे चिप, लेकिन वो महंगे बनेंगे। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर को स्ट्रेटेजिकली देख रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स की तरह, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियर वेपन की कॉस्ट क्या है, या डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरह देख रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूएस अब सेमीकंडक्टर को ऐसे देखता है कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कॉस्ट ज्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है। हम लोग ऐसे नहीं देखते थे, हम समझते थे कि सेमीकंडक्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दुनिया के गरीब लोगों को पिकअप कर सकती है, लिफ्ट कर सकती है। तो अगर वो है तो द मेन इंग्रेडिएंट इज कॉस्ट। तो अगर आपने, अगर $2000 का एक सेलफोन बनाया है, तो उसका क्या फायदा। सेलफोन अगर आप बनाने तो 50 का बनाए, $20 का बनाए, ताकि गरीब लोगों का फायदा हो। तो हम लोग जो ज्यादातर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में लोग थे, हम लोग इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि सेमीकंडक्टर से लो, जो आपका ग्लोबल साउथ है उसको अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन अब जो सारी डिस्कशन चली गई है और वर्ल्ड टूट गया है, तो अब यह है कि एवरीबॉडी इज फॉर देयर देमसेल्व्स नाउ। तो अब यह है कि गरीब मुल्कों के लिए मुश्किल हो जाएगा सेमीकंडक्टर का हासिल करना, लेकिन उनके पास चॉइस कोई नहीं है। सेमीकंडक्टर के बगैर आपकी कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री, आपकी एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, मोबाइल फोन, आपका डिफेंस, कुछ भी नहीं चलता। तो अब मजबूरी यही है कि अब लोग या तो खुद करेंगे या किसी ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। कोई चाइना को ज्वाइन करेगा, कोई यूएस को ज्वाइन करेगा, कोई यूरोप को ज्वाइन करेगा, सो एंड सो फोर्थ। अब ये ग्रुप्स बन जाएंगे। तो अब मसला ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या कैपेबिलिटी है और आप किस ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि वो ग्रुप आपकी नीड्स को पूरा कर सके। तो अब दुनिया इस तरफ जा रही है। पर फिर तो बड़ा आसान सवाल है, हमें तो बड़ा, हमारे लिए तो बहुत सिंपल सवाल है। चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, चाइना के साथ हमारी बड़ी गहरी दोस्ती है। तो हम चाइना के साथ इतना गाठजोड़ इस एरिया में क्यों नहीं कर लेते कि हम सेमीकंडक्टर में कहीं किसी दुनिया के नक्शे पे आ जाए। उसकी वजह यह है कि यूएस ने पोजीशन ली है कि अगर आप चाइना के साथ काम करेंगे या चाइना से चीज लेंगे तो फिर हम आपको कुछ नहीं देंगे। कम से कम सऊदी अरब में उन्होंने ये पोजीशन ली है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यूएस से कुछ भी लेते हैं तो अब आपको चॉइस करनी पड़ जाएगी। या तो आप यूएस से सब कुछ छोड़ दें और सब कुछ चाइना से लें, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारी इकोनॉमी चाइना से भी जुड़ी हुई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी यूएस से भी जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जिसकी वजह से हम हमेशा इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या गेम खेलना है हमने, चाइना यूएस। तो हमारी तो पिछली मेरे ख्याल से 20 25 30 साल की स्टोरी ये है कि एक पाँव हमारा इधर, एक पाँव हमारा उधर, ना ये आगे जा रहा है ना वो आगे जा रहा है। वो एक कंफ्यूजन है। और वो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन सेमीकंडक्टर में भी उसी किस्म की कंफ्यूजन जो हमारे डिफेंस में है, ठीक है ना। F-16 लिए, उनको प्रॉब्लम हुई तो फिर हमने JF-17 बनाया। लेकिन हम उनसे भी रखते हैं जो हमारे डिफेंस रिलेशनशिप है, यूएस से भी है, चाइना के साथ भी है। तो आई थिंक इट्स अ सेम काइंड ऑफ situation that it's not very clear from a political point of view which direction to go. पर चले ये सब एक और भी हवाला ले अगर, तो हमने जब भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खा लेंगे पर न्यूक्लियर बम बनाएंगे, तो आज हम उस स्टेटमेंट के बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास वो है बम जो कि अल्लाह का शुक्र है सर, बहुत अच्छा, जो बहुत कि अच्छा, बहुत अच्छी ईरान के बात पास की। नहीं है, ठीक है ना जी। तो क्या हम इस किस्म की मिशन बना के इस एरिया में नहीं आगे चल सकते। हमने बम तो बना लिया, ठीक है ना। तो क्या हम, और ये सेमीकंडक्टर जो है, जो एज यू से, दिस इज लाइक द लाइफ ब्लड ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। और हम कोई भी करें, घर में बिजली चलानी है तो सेमीकंडक्टर चाहिए, फ्रिज लगाना है तो बिल्कुल सेमीकंडक्टर चाहिए। तो इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, या हम बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। नहीं कर सकते हैं, हम्म, लेकिन हमें, जो हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में किया था, हमें हम्म, उतनी एक्सट्रीम चीज करने की शायद जरूरत नहीं पड़े। उसकी दो वजूहत हैं। हम्म, एक वजह तो यह है कि उस वक्त कोई भी हालांकि एक्चुअली इजिप्ट के पास अच्छा डिसेंट प्रोग्राम था हम्म, 1970s में। लेकिन उनके साथ ये हुआ था कि उनके ज्यादातर साइंटिस्ट को इसराइल ने मार दिया था।
को, चाहे उनको इजिप्ट में मार दिया था, जो वायर ट्रैवल करते थे उनको मार दिया, तो उनके एक्चुअली उनको उनका प्रोग्राम 1970s में डेसिमेट हो गया था, ठीक है ना। तो वो माय सिर्फ गॉड। पाकिस्तान अकेला रह गया था, ठीक है ना। जिसकी वजह से हमें उन साइंटिस्ट को बचाना पड़ा, हमने बाहर कॉन्फ्रेंसिस में जाना छोड़ दिया, हमारी सब कुछ डेवलपमेंट इंडिजिनस थी। उसकी वजह ये नहीं थी कि हम और लोगों से काम नहीं, हम इस बात से डरे हुए थे कि अगर किसी को बाहर भेजेंगे तो उनके साथ वही होगा जो कि इजिप्शियंस के साथ हुआ था वो। अब हमारे साथ सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। एक हमारे पास ये है कि मेरे ख्याल से सऊदी अरब, टर्की और मलेशिया, तो अब एक ग्रुप बन सकता है जो कि हमें अकेले ये करने की जरूरत नहीं है। और मलेशिया के अंदर काफी डिसेंट डेवलपमेंट है, पैकेज एंड टेस्ट की तो है, अगर डिजाइन की इतनी नहीं है, ठीक है ना। टर्की के अंदर बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, सऊदी अरब में कैपिटल है, इजिप्ट के अंदर एक्चुअली काफी अच्छे डिजाइन कंपनियां हैं। तो मेरे ख्याल से अब बजाय अकेले करने के, जो कि हमें उस वक्त हमारी मजबूरी थी, अब एक ग्रुप फॉर्म करने की जरूरत है कि इनके साथ मिल के हम कर सकते हैं। और चूंकि इन सारे मुल्कों में लोग भी अच्छे हैं, कंपनियां भी हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सऊदी अरब कुछ कर सकता है, टर्की कर सकता है, इजिप्ट कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर बांग्लादेश के अंदर भी कुछ अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, मलेशिया में बहुत अच्छी है। तो अगर ये 7 लोग मिल के करें तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल देन व्हाट वी डिड अलोन। तो ये एक मेरे ख्याल से गेम इस वक्त वो है ना कि न्यूक्लियर के अंदर तो हम अकेले थे बिल्कुल, अब मेरे ख्याल से एक क्लब बनाने की जरूरत है और सबके साथ मिल के चलने की जरूरत है। आई थिंक दैट वुड बी मोर रेजिलियंट एंड दैट वुड बी बेटर ऑफ देन जस्ट डूइंग बाय योरसेल्फ। चलिए नवीद साहब, मैं एक और तरफ चलता हूँ कि हमने देखा है कि जो हिस्ट्री है सेमीकंडक्टर्स की या इवन सारे नेटवर्क वगैरह की, उस हिस्ट्री में यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और जब मैं देखता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मुझे लगता है तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक इनोवेटिव सिस्टम बनाने के लिए, सेमीकंडक्टर या कोई भी चीज़ बनाने के लिए, इवन ऑटोमोबाइल्स वगैरह। एक है टैलेंट, जैसे आपने कहा इजिप्ट के साइंटिस्ट मार दिए तो पीछे चले गए। जैसे ये आप ये भी कह सकते हैं कि जो आइंस्टाइन वगैरह तो जर्मन थे, और जर्मनी से जब वो भागे तो अमेरिका ने उसकी एडवांटेज ले ली, ठीक है। तो बिल्कुल। एक चीज़ होती है टैलेंट, दूसरी चीज़ होती है कैपिटल के पैसा हो, तीसरी चीज़ होती है मार्केट्स, ठीक है, और चौथी चीज़ होती है कि उसको सपोर्ट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन हो। क्या इस मॉडल में अगर आप इसको इस तरह सोचें कि टैलेंट, कैपिटल, मार्केट्स और इंस्टीट्यूशंस, हमारी कहाँ कहाँ खामियां हैं, या कोई और आप इसमें फैक्टर्स डालेंगे? तो देखिए जी, हम ये कहते हैं कि जो इकोसिस्टम है डेवलप हम्म, करने के लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं, जो कि आपने करेक्टली पॉइंट आउट की। मैं हम्म, 5 ही बता देता हूँ। हम्म, एक तो हम ये कहते हैं कि हमें अपनी हमारी मार्केट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। फिर जो हम्म, आपने सपोर्ट की बात है उसको हम कहते हैं इंसेंटिव्स होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। वो किसी किस्म के गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं। फिर कैपिटल है, ठीक है। हम्म, फिर एक जो आखिरी चीज है वो डिफरेंट ये है कि उन आपके पास एक मार्केटिंग या एक सिस्टम होना चाहिए कि आप पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट करके लाएं, कंपनियों को इनवाइट करें, ठीक है ना। तो उसको हम, आप ये कहने कि एक हमारे पास एक कोई मार्केटिंग स्कीम होनी चाहिए कि जो टैलेंट को भी लाए, कंपनियों को भी लाए। वो आएंगे क्यों, ठीक है ना। हम्म, इसलिए कि आप इंडिजिनसली तो बना नहीं सकते सारी कंपनियां, तो बहुत सारी कंपनियां बाहर से आएंगी, वो आपकी मार्केट को देखेंगी, आपकी कैपिटल को देखेंगे। तो ये एक 5 कंपोनेंट है। तो हमारा ये ख्याल है कि ये मैंने बहुत मुल्कों में किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट मुल्कों में इकोसिस्टम बिल्ड किए। तो साबित ये हुआ कि ये अनफॉर्चुनेटली ये पांचों चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। ये एक ऐसा स्टूल है कि जिसकी 5 लेग्स हैं, और अगर आप एक नहीं करेंगे, फर्ज करें हमने टैलेंट को ट्रेन किया, लेकिन अगर कंपनियां ही नहीं है तो बच्चे काम कहाँ करेंगे। अगर कंपनियां आएंगी तो वो कहेंगी हम कैसे आए जी, टैलेंट ही नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो लोग कहेंगे जी हम यहाँ आ रहे हैं तो हम कहीं और क्यों नहीं चले जाते हैं, यहाँ कैपिटल है। अगर कोई कस्टमर ही नहीं है, लोग कहेंगे यहाँ पे हम बैठ के अगर दुनिया के लिए चीज बनाए तो फिर हमें यहाँ बैठ के बनाने की क्या जरूरत है, हम कहीं और नहीं। तो इसको आप जिस तरह भी देख लें, इट डजेंट मैटर, आपको ये हम्म, पांचों चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान के अंदर जब इसको हम देखते हैं तो हमारे सबसे जो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं वो ये है कि आ, पाकिस्तान के अंदर कैपिटल की बहुत सा कमी है, इसलिए कि हमारे पास तो वीसी इंडस्ट्री ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, हमारी पाकिस्तान की अपनी मार्केट बहुत छोटी है, ठीक है ना। तीसरी,
हमारी जो मार्केटिंग पाकिस्तान की ब्रांड है ना, वो एक्चुअली नॉट वेरी स्ट्रांग, इट इज एक्चुअली ऑल्सो नेगेटिव। अब रह गए दो चीजें, टैलेंट और सपोर्ट या इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर इन चारों चीजों को आप देख लें तो वो पाकिस्तान में मुश्किल है। तो इसीलिए जो हमने पाकिस्तान का प्रोग्राम है उसको हमने फोकस किया है टैलेंट पे पहले। ठीक है, बाकी चीजों को अभी टाइम लगेगा। सऊदी अरेबिया के अंदर टैलेंट की कमी है, ठीक है ना। तो अगर आप इसका एक मैट्रिक्स बना लें कि ये 5 चीजें चाहिए और ऊपर पाकिस्तान का नाम एक जगह रखें, सऊदी अरब का नाम दूसरी जगह रखें, तो पाकिस्तान में टैलेंट के ऊपर टिक मार्क लगेगा और पाकिस्तान में कैपिटल में बाकी सब पे काटियां लग जाएंगी, ठीक है। सऊदी अरब के अंदर मार्केट है, मार्केट डेवलप हो रही है, ठीक है ना। और उसके बाद आपकी जो मार्केटिंग है वो सऊदी अरब की थोड़ी पाकिस्तान से बेहतर है। फिर भी आपके पास कैपिटल यहाँ पे है, लेकिन प्राइवेट कैपिटल नहीं है, गवर्नमेंट कैपिटल है। गवर्नमेंट कैपिटल इज नॉट व्हाट यू रियली लाइक, बट तो अगर इसके अंदर आप टर्की को शामिल कर दें तो आपका मैट्रिक्स मजीद इंटरेस्टिंग हो जाता है। और अगर इसमें आप डाल दें इजिप्ट को, तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडिविजुअली ये हम सारे मुल्कों के साथ प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो मैट्रिक्स जो है ना आपका वो कंप्लीट नहीं होगा। मिल के अगर हम चलेंगे तो हो सकता है। तो पाकिस्तान में जो हमारा इंस्पायर प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट ने 17.5 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है ना। और उसका मकसद है कि हम फ्यू थाउजेंड इंजीनियर्स को ट्रेन करें और सऊदी अरब के साथ मिलकर कंपनियां बनाएं। तो वो लोग पाकिस्तान में ही रहें लेकिन वो सऊदी कंपनियों में काम करें, या अगर पाकिस्तान में कुछ कंपनी आ जाती है तो कम से कम ट्रेंड मैन पावर तो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का ये फोकस है। सऊदी अरब में जो हमारा फोकस है कि सऊदी अरब के कैपिटल को ये लेके, पाकिस्तान के टैलेंट को लेके यहाँ पे हम कितनी कंपनियां रिलोकेट कर सकते हैं। तो जिससे हमने अभी तक पिछले 2 साल में 15 कंपनियां रिलोकेट करती हैं। तो ये कुछ अमेरिका से आई, एक आज चाइना से आई, एक आज जापान से आई, एक कोरिया से आई, ज्यादातर सिलिकॉन वैली से आई, इसलिए कि हमारा ताल्लुक सिलिकॉन वैली से है। फिर हमने कुछ अपनी कंपनियां भी स्टार्ट कर दी, तो जो कि मेरी अपनी कंपनी है इन एडिशन टू दीज कंपनीज। तो अब तकरीबन 20 कंपनियां हैं सऊदी अरेबिया में जो रजिस्टर हो गई हैं, इस्टेब्लिश हो रही हैं पिछले 2 साल में। अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं और पाकिस्तान में ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और पहला बैच ट्रेन हो भी गया कंप्लीट। और उनको हमने जॉब पे 50-60% को जॉब पे लगा भी दिया पाकिस्तान में, ठीक है ना। अभी हमारे साथ क्वालिटी की डेफिनेटली प्रॉब्लम है जिसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा कि अगर हम 100 बंदे को ट्रेन करते हैं तो 30-40 ही इस टाइप के होते हैं जो कि रियली कंपनियों में काम कर सकें, बिकॉज इनपुट क्वालिटी इज नॉट दैट ग्रेट राइट नाउ इन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त हम टैलेंट पे फोकस कर रहे हैं और सऊदी अरब के साथ मिलके टुगेदर आई थिंक वी कैन टेक केयर ऑफ द रिमेनिंग 4 आइटम्स। बट नबी साहब, हमारी जो हिस्ट्री टैलेंट पे रही है कि हमने आपके जैसे लोगों को भगाया है यहाँ से। हमारे पास टैलेंट अच्छा खासा था, उसको हमने तकरीबन धक्के दे दे के भगाया है यहाँ से। वी आर, जो ब्रेन ड्रेन पे हम बात करते हैं, जो मैं ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट कहता हूँ, हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को भगाया। आपको पता है सिलिकॉन वैली में, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं तो चंद बंदों को जानता हूँ, हमारे बहुत बहुत अच्छे बंदे वहाँ बैठे हुए हैं। और वो कई दफ़ा मायूस हो जाते हैं, आने की कोशिश भी करते नहीं होती। तो अब मुझे बताइए कि टैलेंट को क्या हम रख सकते हैं या कि हम टैलेंट एक्सपोर्टिंग कंट्री होंगी? अमेरिका हैज़ बिल्ट इटसेल्फ ऑन इम्पोर्टिंग टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, चाहे चीन हो चाहे सब, हर दुनिया से उन्होंने बंदे लेके अपने आप को बनाया है। हमने कोशिश की अपनी तरफ से अच्छे बंदे भगाने की, कभी रखने की नहीं। तो इस पे ज़रा कमेंट करिए कि इसको हम क्या करें। एक और चीज़, सॉरी, इसके साथ एक और भी चीज़ आ जाती है जो मैं देखता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो इकोसिस्टम होता है इनोवेशन का या जो भी आप ले लें टेक्नोलॉजी का, डिट्रॉइट से ले लें। डिट्रॉइट में कोई 150 गाड़ियों की कंपनी थी अर्ली 20th सेंचुरी में। डिट्रॉइट वॉज द हब ऑफ ऑटोमोटिव इनोवेशन। इसी तरह अगर आप चले जाए, वो जर्मनी में कौन सी जगह थी, वो भी हब थी ऑफ फार्मास्यूटिकल इनोवेशन, जब नई नई पेंसिलिन वगैरह शुरू हुई। सिलिकॉन वैली भी एक हब था। हब क्या, जैसे आपने सैंड हिल रोड की बात की, सैंड हिल रोड पे मैं जाके देखा था कि वो छोटे छोटे घर हैं जिनके ऊपर एक किस्म की लगती है टाउन हाउस कम्युनिटी, जिसके अंदर वो कंपनियां बैठी हुई हैं, बट वो दुनिया की टेक्नोलॉजी कंट्रोल करती हैं। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठे बैठ के काम करना पड़ता है, तबादला ख्याल। इसके अंदर एक और बड़ी अच्छी किताब थी, मुझे याद आ गई, एक डॉक्यूमेंट्री भी थी, नाम मैं उसका भूल गया, जहाँ उन्होंने बताया था कि स्टैनफोर्ड में एक क्लब होता था, या बर्कली में शायद, जिससे ये सारे लोग निकले, बिल गेट्स वगैरह, वो जो आपने भी पढ़ा होगा
कि देयर वाज अ क्लब जो ये क्या कर रहे थे, उस जमाने में खेला करते थे एक किस्म के, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ सॉफ्टवेयर बनाने की और छोटा कंप्यूटर बनाने की। वो फिर बिल गेट्स वगैरह वहां से निकले। तो क्या इस मॉडल में कितनी हद तक क्लैरिटी है कि वी नीड टू, या सच है कि वी नीड पीपल टू कम टुगेदर, डिबेट, टॉक अबाउट इट, आपस में लड़ाइयाँ करके बने? हम सेपरेटली बना सकते हैं या ऐसा हमें वो क्लस्टर्स बनाने हैं? देखिए, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि मे बी द पैथ टू सक्सेस इज नॉट कॉपिंग सिलिकॉन वैली। श्योर। इसकी वजह यह है कि सिलिकॉन वैली एक बहुत यूनिक इवेंट है जो कि हुआ और वो कभी डुप्लीकेट नहीं हुआ, और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उसकी हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है गोल्ड रश से। गोल्ड रश ने एक बहुत यूनिक किस्म की एक एटीट्यूड क्रिएट किया, विच सेज दैट यू शुड नेवर फोकस ऑन समथिंग दैट इज नॉट वर्किंग। और इसलिए थी कि उस जमाने में जो गोल्ड माइंस होती थी ना, वो ऐसी थी कि अगर आप एक गोल्ड माइन में गोल्ड नहीं निकला, तो या तो आप बैठ के इन्वेस्टिगेट करते रहें कि इसमें से गोल्ड नहीं निकला, क्यों नहीं निकला, मेरे लोग ठीक नहीं, मशीनरी ठीक नहीं, आप ये कर सकते हैं। लेकिन आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आपके साथ वाले बाजू में एक और गोल्ड माइन है, अब वहां काम शुरू कर दें, वहां पे गोल्ड निकल आएगा। इन अदर वर्ड्स कि इट इज नॉट वर्थ इट दैट यू शुड वरी अबाउट कि आपका क्या लॉस हो गया। ये मेंटेलिटी दुनिया में प्रोड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट है। ये हमारे पास आई गोल्ड रश से। अभी भी होता है कि हमने बहुत सारी कंपनियां स्टार्ट की, 50 मिलियन 100 मिलियन लगा दिया, वो नहीं चली, कंपनी बंद हो गई। अगले दिन कोई ये नहीं पूछता कि भाई वो 100 मिलियन का क्या हुआ, इसलिए कि वो माइन है जो बंद हो चुकी है। अब या तो आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करते रहें या आप एक नई माइन के अंदर, तो ये तो सिलिकॉन वैली तो स्टार्ट नहीं हो सकती। लेकिन हम अपनी एक सिलिकॉन वैली एक डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, फोकसिंग ऑन व्हाट वी आर गुड एट। ठीक है नहीं? हमारे पास इस वक्त जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है वो है हमारी सॉवरेंटी, जो हमारी नीड है। जब आप आए थे न्यूक्लियर, ठीक है ना, उस इनोवेशन सिस्टम के ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान एक नंबर 4 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बन गया है दुनिया में। ठीक है ना? तो वो इनोवेशन ना होने की वजह से वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं रुकी, वो कैसे बन गया? तो इसका मतलब ये है कि किसी एक फोकस जगह को चलाने के लिए इनोवेशन ओवरऑल उसके इकोसिस्टम होने की जरूरत नहीं है, अगर फोकस है तो। इन अदर वर्ड्स कि अगर हमारे 4-5 पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स अभी से लेके अगले 10-15-20 साल तक ये फैसला कर लें कि हमने सोलर टेक्नोलॉजी में या हमने सेमीकंडक्टर में या बायोटेक में किसी के अंदर हमने ये काम करना है, मैं ये समझता हूं कि जस्ट लाइक हमें दुनिया में न्यूक्लियर में कोई नहीं रोक सका, हमें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कि जो फोकस है वो उसको ट्रम्प कर देता है इनोवेशन को। इसलिए कि फोकस का मतलब है ना, आपको पूरी दुनिया में तो आपको नए नए आइडियाज नहीं चाहिए ना, आपकी एक डायरेक्शन है। आपने कहा से अभी मैंने ये चिप बनाना है, आपको लेटेस्ट चिप बनाने की तो जरूरत नहीं है ना। देखिए, हमने भी तो कोई लेटेस्ट हाइड्रोजन बम नहीं बनाया था ना ही हमने कोशिश की। हम भी कह सकते थे कि जी हमने तो हाइड्रोजन बम नहीं बनाया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि फ्यूजन रिएक्शन का जो बम है इज गुड इनफ फॉर अस, राइट? सेम थिंग, हमें लेटेस्ट चिप बनाने की जरूरत है नहीं। कि अगर आज से 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी या 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी या 5 साल पुरानी टेक्नोलॉजी के चिप बन जाते हैं, क्या उससे पाकिस्तान का मसला हल हो जाता है? क्या उससे सऊदी अरब का मसला हल हो सकता है? अगर हो सकता है तो देन मे बी इट इज नॉट द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन वी नीड द फोकस। तो जो मेरी जो गुजारिश है वो पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में ये है, लेट्स नॉट चेज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेट्स चेज व्हाट वी कैन डू, बट वी हैव इट। मैं फोकस ये कर रहा हूं कि आईपी हमारे पास हो, लोग हमारे पास हो, चीज 5 साल पुरानी है वो हम बना सकते हैं, वो उससे बेहतर है जो लेटेस्ट है जिसको मैं सिर्फ यूज कर सकता हूँ, मुझे पता भी नहीं कि डब्बे के अंदर क्या है। तो आई थिंक दैट शुड बी आवर अप्रोच, एंड दैट डज आंसर योर क्वेश्चन कि अगर लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट इनोवेशन नहीं है, कैन वी स्टिल सर्वाइव एंड डू इट? यस। कैन वी बिकम द ग्रेटेस्ट? नो। डू वी नीड टू? आई डोंट थिंक सो। वेरी गुड अप्रोच, वेरी गुड अप्रोच। पर इसमें मुझे जो एक सवाल मेरे उठता है दिमाग में वो यही है, गोइंग बैक अगेन टू द पास्ट, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज द रोल ऑफ द यूनिवर्सिटी? क्योंकि जो मैंने देखा है कि इसमें बहुत हाथ था यूनिवर्सिटीज़ का। इवन मैनहट्टन प्रोजेक्ट अगर आप देख लें तो इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सिटीज़। वो उन्होंने 40-50 यूनिवर्सिटीज़ से बंदे लेके इकट्ठे करके मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना दिया। तो यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा रोल रहा है, एंड यूनिवर्सिटीज़ का एक और बहुत बड़ा रोल रहा है, जैसे आप स्टैनफोर्ड है, बर्कली है, कि दे प्रोड्यूस
they have a very close relationship with the entrepreneurs. हमारी जो है यूनिवर्सिटीज उस स्टैंडर्ड पे हैं, are we producing the requisite engineers? Can we use the universities to develop a startup ecosystem? तो अभी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पिछले 30 साल में क्या मेजर अकम्प्लिशमेंट्स हैं, ठीक है? न्यूक्लियर प्रोग्राम इज वन, आई वुड से JF-17 इज अनदर वन, राइट? आई वुड से आवर मिसाइल टेक्नोलॉजी इज अनदर वन, राइट? Right. इनके अंदर यूनिवर्सिटी ने कोई रोल प्ले नहीं किया, करेक्ट? तो इससे Right. साबित होता है कि यूनिवर्सिटियों के रोल के बगैर भी इस Interesting. तरह की हो सकती है, ठीक है? इससे फोकस्ड इनोवेशन हो सकती है, वाइड इनोवेशन नहीं हो सकती। जो आप कंपेयर कर रहे हैं ना, हम सिलिकॉन वैली में बड़ी वाइड इनोवेशन करते हैं, मीनिंग हम 5,000 चीजों पे ट्राई करते हैं, उसमें से सिर्फ 50 ही कामयाब होती हैं, लेकिन बाकी जो 4,900 है ना, उसका कोई जिक्र भी नहीं करता। लेकिन इनोवेशन, ऐसी रैंडम इनोवेशन करने के लिए जरूरी है कि 5,000 पे इन्वेस्ट करने का गुर्दा होना चाहिए, ठीक है ना? वो हम लोग नहीं कॉपी कर सकते, ठीक है ना? हमारी यूनिवर्सिटियां जहां नाकाम हैं, इसलिए नाकाम है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, कि हमारे जो बेसिक करिकुलम है ना, वो 1960s के बाद से कभी इवॉल्व ही नहीं किया, ठीक है ना? तो प्रोफेसर भी वही हैं, इंसेंटिव्स भी नहीं है यूनिवर्सिटीज के पास, और जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है, उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि हम ज्यादा यूनिवर्सिटियां कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बजाय कि बेहतर यूनिवर्सिटियां कैसे कर सकते हैं। रिसर्च पे फोकस आया तो कहा जी पेपर लिखने चाहिए, 95% पेपर जंक लिखे, कहीं कहीं भेज दिए ना, तो उसके अंदर कोई कंटेंट है। तो इन अदर वर्ड्स हमारा फोकस पिछले 25-30 साल में क्वांटिटी पे रहा है, इसलिए कि हुकूमत ने कहा भी यूनिवर्सिटियां नहीं है, चलो बना देते हैं, ओ जी ग्रेजुएट नहीं है, बना देते हैं। अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियां जो प्रोड्यूस कर रही हैं, वो बंदे इस काबिल ही नहीं है कि रिसर्च तो छोड़ें, इनोवेशन तो छोड़ें, वो जाके काम कर सके इंडस्ट्री में, ठीक है ना? तो आई थिंक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज अ प्रॉब्लम मच हायर लेवल। अब इनोवेशन को छोड़ देते हैं, हम ये देखें, एक हमने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, वो पहले किसी, वो कहते हैं ना, किसी जगह तो होना चाहिए ना, वो कुछ जाके काम तो कर सके ना, इनोवेशन तो वो बाद में करेगा। तो आई थिंक हमें अपनी यूनिवर्सिटियों से, मेरी जो शिकायत है वो ये है कि फोकस टू मच ऑन क्वांटिटी, नॉट ऑन क्वालिटी। और जब तक हम ये नहीं करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटियां जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर वो रोल ही नहीं प्ले करेंगी जो कि यूनिवर्सिटियों को करना चाहिए या कर सकती थी। हमारे प्रोफेसर जो हैं वो डिग्रियां देने पे फोकस करते हैं। देखिए, मैंने जितने अपने बच्चे ग्रेजुएट किए, जब मैं प्रोफेसर था, मेरी रोल था कि उसकी मैं करियर को गाइड करूं। आज तक वो बच्चे, वो मल्टी बिलियन डॉलर कॉर्पोरेशन चलाते हैं, मुझसे पूछते हैं डॉक्टर शवानी क्या करना है, इसलिए कि उनको पता था कि वो अपनी करियर एडवाइस मुझसे लेंगे। उनको कंपनियों में प्लेस करना मेरी जॉब थी, उनकी जॉब्स ढूंढना मेरी जॉब थी। क्यों? अगर मैंने ग्रेजुएट किया और मेरे बच्चों को कभी जॉब ही ना मिली, तो मुझे आगे से रिसर्च के पैसे कौन देगा? मेरी कौन वैल्यू करेगा? तो मैं अमेरिका के रंग में मिल गया कि प्रोफेसर का काम डिग्री देना नहीं है, प्रोफेसर का काम बच्चे को प्लेस करना है, यूनिवर्सिटी का काम बच्चों को प्लेस करना है। तो अमेरिका की सारी यूनिवर्सिटियां प्लेस करने के बिजनेस में है, फाइंड जॉब्स, ऑफर डिग्रीज दैट क्रिएट जॉब्स। वो डिग्रियां नहीं करते ऑफर जहां पे जॉब्स नहीं है। तो वो हमारी यूनिवर्सिटियों में कभी हायर एजुकेशन कमीशन ने ये नहीं कहा कि हम आपको फंडिंग देंगे अगर आपके 80% बच्चे प्लेस होंगे। जिन यूनिवर्सिटी के बच्चे 100% प्लेस होंगे, उनकी फंडिंग सबसे ज्यादा होगी, जिनके बच्चे प्लेस नहीं होंगे, उनकी फंडिंग जीरो होगी। अगर हम ये कहते, जो कि अमेरिका में होता है, अमेरिका में तो फंडिंग आती है कि आपके कितने लोग जाके इंडस्ट्री में जाके कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमने फोकस रखा आप कितनी डिग्रियां दे रहे हैं। तो हमें अपनी डिग्री देने की बजाय जॉब प्लेसमेंट और इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है हमारी पाकिस्तान यूनिवर्सिटियों का फोकस क्वांटिटी पे है, डिग्रियों पे है, रादर देन जॉब प्लेसमेंट और इम्पैक्ट। और जब तक ये फोकस चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ HEC ही कर सकती है। और एज अ रिजल्ट, ये चूंकि एक सिविलियन अदारा है, इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज मोर ग्रेजुएट्स आर नॉट हेल्पिंग द सिचुएशन, दे आर ज्वाइनिंग many more millions people who are already unemployed and they're just joining those ranks. वो बेचारे भी परेशान क्यों? उनके ख्याल से उन्होंने 4 साल लगाए, डिग्री हासिल की, उनको जॉब मिलनी चाहिए।
बट अननोइंग टू देम उस तरह की जॉब ही एग्जिस्ट नहीं करती, या वो जॉब खत्म हो चुकी है, या वो इतने प्रिपेयर्ड ही नहीं है टू ज्वाइन द जॉब मार्केट। तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां जब तक अपना फोकस जो है जॉब प्लेसमेंट पे और इम्पैक्ट पे नहीं करेंगी, जब तक हम लोग जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटियां वो रोल नहीं प्ले कर सकती जो कि आप कह रहे हैं, या मैं समझता हूँ उनको रोल प्ले करना चाहिए। इसके साथ ही नवीन, मैं एक और चीज ऐड कर दूं, जो मुझे सडनली आपकी बातों से ख्याल आया कि जब मैंने ये पीटर थाइल की किताब पढ़ी, 0 to 1, जब मैंने पढ़ी ये अपना, क्या कहती है, जेकब्सन की बायोग्राफीज ऑफ स्टीव जॉब्स और एलन मस्क वगैरह वगैरह, एक चीज जो बड़ी वाज़ेह होती है और जो बहुत लोग बात कर रहे हैं, जो मेरे बचपन में मुझे बिल्कुल नहीं सिखाया गया था, आज भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में सिखाया जाता था। हमें कहा जाता था कि तुम फेल हो गए, तुम बिल्कुल नकारा, गंदे लोग हो, जाओ भाग जाओ कहीं, जंगल में चल जाओ, देहात में चल जाओ, तुम्हारा कोई रोल नहीं है। अब ये जो सारे बड़े बड़े लोग ये कहते हैं फेलियर तो बहुत जरूरी है भाई, फेलियर से डरो ना, जो आपने गोल्ड रश की बात की, वो एक उनकी मेंटालिटी है कि यार फेलियर से डरो ना। आप फेल होते हैं, कई लोग फेल हुए और उन्होंने बाद में कंपनी बना ली, कई कंपनी फेल हो गई। तो हमारा जो फेलियर के साथ रिश्ता है बड़ा कमजोर है। हम बच्चों को सिखाते हैं भाई फर्स्ट डिवीजन आई, तुम्हारे गए। अगर आप देखें, मार्क जुकरबर्ग, स्टीव जॉब्स, स्टीव ये बिल गेट्स वगैरह, सब ने डिग्री नहीं की, बट तो हमारा जो डिग्री के साथ रिश्ता है और फेलियर के साथ रिश्ता है, इसको भी तो हमें रिवाइज करना। पूरी हुकूमत कहती है फेल नहीं कर सकते आप, विच मीन फिर इनोवेशन ही नहीं, खत्म हो जाती है। इसकी वजह देखें ये है कि जो डिग्री का सिस्टम है ये अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने में जॉब्स सिर्फ हुकूमत क्रिएट करती थी, ठीक है ना। तो उनके पास टाइम नहीं था इंटरव्यू करने का। हम्म। तो हम्म। उन्होंने यूनिवर्सिटियों का कि भाई देखो, अगर हम्म। क्लर्क लगना है ना, तो ये हो गया मेट्रिकुलेशन। हम्म। मेट्रिकुलेशन का मतलब है कि वो ये काम कर सकता है, तो उसको मैट्रिक की डिग्री दे देना है, ताकि हमें तो चाहिए मिलियंस में लोग, हम हम्म। इस चक्कर में नहीं पड़ सकते कि भाई इंटरव्यू करें, ये करें, वो करें। तो यूनिवर्सिटी को उन्होंने काम दिया कि इस काम के लिए अब सोल्जर रखना है। सोल्जर अगर 8वीं पास होगा तो वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकता है, तो वो हाथी। तो उन्होंने, उनके पास जॉब डिस्क्रिप्शंस थी। अंग्रेजों ने पूरा वर्ल्ड वाइड सिस्टम है, तो वो क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड को तो रूल करते थे। उनके पास मिलियंस ऑफ जॉब्स थी, बट वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब में ही बिलीव नहीं करते थे। वो तो बिलीव करते थे राज जॉब क्रिएट करेगा, हमें ये लोग चाहिए। और उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया। डिग्रीज उन्होंने बनाई कि भाई मुझे क्लर्क चाहिए, क्लर्क का ये काम होता है, फलाने का ये काम होता है। उनको लीडर्स चाहिए ही नहीं थे, उनको इनोवेशन चाहिए ही नहीं थे, उनको पोइट्स चाहिए ही नहीं थे। हमारी हम्म। बदकिस्मती ये है कि 70-75 साल हो गए हैं और अभी तक हम वही सिस्टम चला रहे हैं। वो देखिए ना, हमारी हुकूमत तो गारंटी, अगर हमारी हुकूमत सारे बच्चों की जॉब्स क्रिएट कर सकती होती, दैट सिस्टम वुड बी वर्किंग परफेक्टली फॉर अस, कोई मसला ही नहीं है। हम्म। लेकिन हम वो ना तो कर सके हैं, ना करना चाहते हैं। इसलिए कि वो जो सिस्टम होता है ना, वो तब काम करता था कि व्हेन यू आर लूटिंग द कंट्रीज एंड यू आर कॉलोनाइजिंग, वो सिस्टम बहुत डिफरेंट था। आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी तो टेक्नोलॉजी 5 साल में चेंज हो जाती है। अगर जो डिग्री देते हैं वो डिग्री रेलेवेंट हो जाती है। तो हमें तो वो बच्चों को कैपेबिलिटीज देनी है, हमारी तो डिग्रीज ही डिफरेंट होनी चाहिए। हमें तो ये फिक्स डिग्री सिस्टम से हट जाना चाहिए, और एआई की वजह से तो अब मजीद इस सारी चीजों को रीथिंक करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि आप जो बात कह रहे हैं ना कि जो किस तरह से हम अपनी जो डिफीट्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं इन आवर सक्सेसेस, बिकॉज हम सीखते हैं, हम इससे बहुत दूर हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी जो रिलेशनशिप है डिग्री से वो तोड़ना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सिलिकॉन वैली में 5 साल पहले, 7 साल पहले, अगर आप जॉब एप्लीकेशंस देखें तो उसमें ये लिखा ही नहीं होता कि आपको डिग्री चाहिए, सिर्फ स्किल्स लिखी होती हैं। ये नहीं लिखा होता कि आपको मास्टर पीएचडी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा होता। लेकिन मेरी जॉब है, इसमें ये 10 स्किल्स चाहिए, अगर आपके पास ये 10 स्किल्स हैं तो अप्लाई कर दें आप, ठीक है ना। आपने आप 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 जिराफ हैं, आप स्नेक हैं, आप टाइगर हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास वो स्किल्स हैं तो अप्लाई करें, हम टेस्ट कर लेंगे। अंग्रेज ये सिस्टम नहीं करना चाहते थे। अंग्रेज किसी को टेस्ट ही नहीं करना चाहते थे, अंग्रेज इंटरव्यू नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी जब मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको दे रही है, तो मुझे पता है कि आप क्लर्क बन सकते हैं। जब क्लर्क की भर्ती आएगी, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, शक्ल ठीक है, चलो भाई साइन करो जी, काम शुरू कर दो। उस सिस्टम को खत्म हुए जो है वो 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 150 साल हो चुका है। लेकिन अभी हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी फॉलो करिए, हमारी गवर्नमेंट भी फॉलो करिए। अभी आप सारी गवर्नमेंट की जॉब्स को देख लीजिए, उसमें लिखा होता है कि इस बंदे के पास ये डिग्री होनी चाहिए, इसके पास ये इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। भाई उसको काम क्या करना है, आप स्किल्स लिखे ना, उसको क्या चाहिए।
अगर उसने कभी डिग्री नहीं ली, अगर वो आपका काम कर सकता है तो आपको इतराज क्या है? हमें इसको चेंज करना, जब तक कि हम जॉब की इसको चेंज नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटियां चेंज नहीं होंगी। जब ये होगा तो खुद ब खुद यूनिवर्सिटी चेंज होगी, यूनिवर्सिटी को पता चल जाएगा मेरी डिग्री यूजलेस है, आई शुड बी फोकसिंग ऑन गिविंग स्किल्स। और फिर कोई जरूरत नहीं है 4 साल की डिग्री की। अगर वो एक काम के स्किल्स मुझे 3 साल में मिल सकती है तो मुझे 4 साल जाने की क्या जरूरत है? वो तो अंग्रेजों के लिए था ना। अंग्रेजों के पास जॉब डिस्क्रिप्शन थी, उन्होंने फिर ट्रेनिंग बनाई, वो उन्होंने 4 साल 2 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम बनाया, वो उनके लिए थे। आजकल की मॉडर्न रिक्वायरमेंट में आप देखें, किसी एक जॉब में 10 स्किल चाहिए, तो हो सकता है 3 साल में हो सकती हैं। किसी में 15 स्किल चाहिए, हो सकता है 5 साल जाना पड़े आपको। ठीक है ना? तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हमारी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं, हुकूमत को चेंज करना चाहिए सबसे पहले, फिर प्राइवेट इंडस्ट्री को, फिर यूनिवर्सिटियां खुद ही चेंज हो जाएंगी। हम्म, हम्म। पर देखिए ना, हुकूमत ने तो ये निज़ाम बनाया हुआ जो अगेन गोरे का निज़ाम है कि अगर आप सिविल सर्विस का इम्तिहान नहीं दे सकते, पास नहीं कर सकते, तो आप सारी ज़िंदगी फिर क्लर्क ही लगे रहेंगे। तो आपको सिविल सर्विस का इम्तिहान पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिविल सर्विस का इम्तिहान नहीं पास करना कर सकते तो बाहर चले जाए, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो बहुत सारे एमबीबीएस सिविल सर्विस का इम्तिहान देते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स सिविल सर्विस का इम्तिहान देते हैं, अपना वो जो स्किल एक्वायर किया वो भी भूल जाते हैं और वहाँ जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। तो क्वाइट फ्रैंकली इसको हम, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे लेट्स से यू एडवाइजिंग द प्राइम मिनिस्टर, वट वुड यू रिकमेंड हिम टू डू कि हम टैलेंट को, ये टैलेंट की ट्रीटमेंट की बात ही है ना सारी डिग्री की। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट फॉर एग्जांपल गोल्ड रश की जैसे आपने बात की, टैलेंट ये है कि वो बंदा इतना फ्लेक्सिबल हो कि अगर इधर नहीं निकल रहा सोना तो उधर चला जाए। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल, वो स्टीव जॉब ने कहा था कि अपने सैनफोर्ड के ड्रेस में कि जो मुझे कैलीग्राफी का बड़ा शौक था, आर्ट का बड़ा शौक था, और वो फिर मेरे कंप्यूटर में पता नहीं कितने साल बाद मैक में काम आ गया और आजकल भी एप्पल में काम आता है। इसी तरह जब उसको निकाल दिया गया, अच्छा ये भी बड़ी मजेदार बात है कि एक फाउंडर को, ये इस मुल्क में नहीं हो सकता कि एक फाउंडर को उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने फाउंडर, जिस बंदे ने कंपनी बनाई थी, उसको उस कंपनी से निकाल दिया और वो जाके उसने एक और कंपनी बना ली। वो जो कौन सी जो फिल्मों वाली कंपनी, मैं भूल गया उसका क्या नाम है, उसने वो बना ली एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल देयर टू। अब ये मुझे बताइए कि हम इस किस्म की मेंटालिटी, हमारी गवर्नमेंट क्या करे कि इस किस्म की हमारी मेंटालिटी डेवलप हो? सबसे जो पहले देखे ना, जो हमारे गवर्नमेंट की जॉब्स है ना, हम्म, उसके अंदर सीएसएस की एग्जाम की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हम्म, इट्स अ हम्म, कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है जी। हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए कि अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए, हम आपको बताते हैं ये स्किल्स हैं। ठीक है ना? अगर आपको स्किल्स हैं, आपने हम्म, कभी प्राइवेट कंपनी में काम किया नहीं किया, आप में हम्म, वैसे ही स्किल्स हैं, आप हम्म, आके हम इंटरव्यू करें, टेस्ट करें, और अगर आपको स्किल्स हैं आपको लगा देंगे सेक्रेटरी हेल्थ। हम्म, सेक्रेटरी हेल्थ होने के लिए सीएसएस पास करने की जरूरत है, और आपको अखबार होने की क्या जरूरत है? हम्म, आपने कहीं एम्बेसडर लगना है तो उसके लिए आपको सीएसएस करने की क्या जरूरत है? अगर आपने डिप्लोमेटिक कोर में कहीं काम किया हुआ है, इंटरनेशनल कंपनियों में काम किया है, तो आप बन सकते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो एम्बेसडर होते हैं वो तो किसी सीएसएस के एग्जाम पास के नहीं आते थे, वो सिर्फ अंग्रेजों वाली की कंट्रीज में आते हैं। अब हम्म, पाकिस्तान या अमेरिका के सारे एम्बेसडर देख लें, कौन से कितने लोग फॉरेन सर्विस में थे, कोई बिजनेसमैन है, कोई ये है, कोई वो है। ठीक है ना? सही काम कर ही रहे हैं। हमारे भी कुछ एम्बेसडर ऐसे हैं जो कि सीएसएस से नहीं आए हुए। ठीक है ना? हमारे कुछ लोग फौज से आते हैं, कुछ और से। जाहिर सी बात है, आप 3 स्टार जनरल थे तो आपको कुछ तजर्बा होगा ही ना, किसी किस्म का कोई काम करने का, राइट? तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो हमने अभी तक अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ है अपने हुकूमत में जॉब्स क्रिएट करने का, हम्म, इसको भी हमें खुद हाफिज कहना पड़ेगा। हमको जाना पड़ेगा स्किल्स बेस्ड के ऊपर। ठीक है ना? हम्म, इसलिए कि अगर एक आदमी ने एक एग्जाम दे दिया, ठीक है, वो व्हाट डज इट प्रूव कि वो उसकी उसके पास वो शायद नॉलेज है, मान लिया, लेकिन वो नॉलेज तो किसी और के पास भी हो सकती है जिसने वो एग्जाम नहीं दिया। ठीक है ना? हम्म, हो सकता है उसके पास बेहतर नॉलेज हो, बट ही डिडंट डिसाइड। ठीक है ना? तो आई थिंक ये जो हमारा सिलिकॉन वैली सिस्टम है ना, स्किल बेस्ड हायरिंग, हमें हुकूमत को पहले ही वहां से शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है ना? हम्म, और उसके बाद फिर हमें एचईसी को कहना पड़ेगा, भाई खुदा के लिए लोगों की जॉब देखो, तुम्हारा काम डिग्रियां बांटना नहीं है। तुम देखो हम पाकिस्तान में जॉब्स किस किस्म की चाहिए, किस किस्म के लोग चाहिए, फिर यूनिवर्सिटीज को गाइड करो कि हमने वो स्किल्स लानी है, स्किल बेस करो, डिग्रियां बांटने के चक्कर में ना रहो। ठीक है ना? हम्म, तो हुकूमत एचईसी ये करेगी, आप देखें आपका चेंज आएगा। स्टिल विल टेक 5 to 7 years or 10 years, बिकॉज हम्म, यूनिवर्सिटी सिस्टम्स आर वेरी स्लो। लेकिन हम्म, आई थिंक इट कैन स्टार्ट विद द गवर्नमेंट। हम्म, हम्म, नबी साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आती है जो कि इनोवेशन सिस्टम में, कि कई लोगों ने इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की। एक औरत है वहाँ,
यूसीएल में जिसने किताब भी लिखी है, माजाकुटो, वो सारे, और बहुत भी लोगों ने और भी ये काम किया है। जो डार्पा का सेंट्रल रोल है इन इनोवेशन इन द यूएस, और जो नासा का सेंट्रल रोल है, और जो अपना ये नेशनल साइंस फाउंडेशन और एनआईएच का रोल है, इन अ सेंस कि उन लोगों ने जो चीज़ अडॉप्ट की हुई है कि दे डू बेसिक रिसर्च, लाइक ह्यूमन जीनोम की मैपिंग हो गई, या इंटरनेट की डेवलपमेंट हो गई, और कई चीज़ें, फॉर एग्जांपल अब कहानियाँ निकलती हैं कि स्टीव जॉब ने वहाँ से जाके कॉपी किया, फलाने ने ये किया वो किया। तो हाउ सेंट्रल इज दिस काइंड ऑफ एन एंटरप्रेन्योरियल रोल ऑफ द गवर्नमेंट? हम जब बनाते हैं डारपा या कोई ऐसी चीज़, हम इतनी ब्यूरोक्रेटिक बना देते हैं कि ग्रेड 18 19 के बंदे बैठ जाते हैं और वो कहते हैं बस ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। वो डारपा वगैरह ऐसे नहीं करते, वो समहाउ दे आर एबल टू क्रिएट इनोवेशन। ये क्या वजह है? आई थिंक जो मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑफ ऑल इसके उन्होंने अंदर एक बहुत और चीज नोट कर लें कि अब एलन मस्क को देखें, वो चांद पे जा रहा है, और गवर्नमेंट उसके साथ पार्टनरशिप में चांद पे जा रही है। क्या हम ऐसे भी कर सकते? कर रहे हैं। देखिए हम्म। ना, अब पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन इंडस्ट्री है जो अब डेवलप हो रही है, 29 कंपनियां हैं। हुकूमत की हम्म। तो कोई भी नहीं है। नीड है ना मार्केट में, तो नीड है मार्केट में, तो वो ड्रोन बना रहे हैं। अब अच्छी माशाल्लाह से 29 कंपनियां ऑन द लास्ट काउंट में भी फ्यू मोर नाउ। एक्सेलेंट। और हम ड्रोन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और अब हमारे कुछ पाकिस्तान के ड्रोन हैं जो कि ना टर्की बनाता है, ना ईरान बनाता है, ना रशिया बनाता है। हम पाकिस्तान के काफी इनोवेटिव ड्रोन हैं। तो जो लास्ट यहाँ पे डिफेंस एक्सपो हुआ था रियाद में, मुझे मौका मिला था पाकिस्तान के ड्रोन देखने का। आई मीन आई वाज सो प्राउड दैट पाकिस्तान की प्राइवेट कंपनी दे आर मेकिंग दिस। तो आई थिंक व्हेन देयर इज अ नीड, पाकिस्तानीज आर ग्रेट ऑफ राइजिंग अप, ठीक है ना। हमारे साथ ये है कि वो नीड हमें क्रिएट करनी है, ठीक है ना। अगर हम सेमीकंडक्टर की भी नीड क्रिएट कर देंगे, आप देखेंगे आप पाकिस्तानी कितनी जल्दी इसके अंदर घुसते हैं। अब ड्रोन के अंदर में क्या आता था अबाउट 5 years ago, वी आर जीरो ड्रोन कंपनीज, राइट। बट लुक एट दैट टुडे एंड दे आर जस्ट मशरूमिंग लाइक लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है ना। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो रोल आपने देखा ना एनएसएफ एनआईएच का, बेसिक रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता एट ऑल। इसके ना एग्जिस्ट करने की वजह एक तो फंडिंग है बहुत बड़ी, लेकिन वो प्राइमरीली इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है ना। और प्राइमरीली यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर होते हैं वो इंसेंटिवाइज होते हैं रिसर्च पे, टीचिंग पे नहीं, ठीक है ना। तो वो एक पूरा इकोसिस्टम है कि फंडिंग यूनिवर्सिटीज में जाती है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर प्रमोट होते हैं अपनी रिसर्च के। आप आपकी इज्जत यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं होती कि आप 15 साल से वहां पढ़ा रहे हैं। वो आपकी इज्जत ये होती है कि आपकी क्या नई इनोवेशन है, आपके जो स्टूडेंट निकले वो क्या जाके कर रहे हैं, या आपको क्या रिकग्निशन मिली है आपकी रिसर्च को, या उन्होंने यूएस की इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट। वहाँ के प्रोफेसर ये बातें करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये मैं फलानी चीज पढ़ाता हूँ तो मैं फलानी चीज पढ़ाता हूँ और पिछले 50 साल से वही चीज पढ़ा रहा हूँ। तो एक तो वो है। फिर उनका फंडिंग का सिस्टम बनाया गया, फिर उनका एक रिवॉर्ड सिस्टम बना कि जो रिसर्च करेगा ऊपर जाएगा। तो ये एक लूप है बिटवीन द यूनिवर्सिटीज, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज एंड फंडिंग एजेंसीज। पाकिस्तान में लूप ही एग्जिस्ट नहीं करता। फंडिंग नहीं है हमारे पास करने की। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कर सकती थी, स्पार्को थी, कर सकती थी, डेड, पीसीएसआईआर, डेड, ये वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिनमें अगर हम फंडिंग करते तो बजाय उनको उनको हमने डिप्लीट कर दिया स्लोली स्लोली, ठीक है ना। अब देखें, अब जो अपना ये ट्रम्प है वो एनएसएफ को एनआईएच को डिप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। ये रेगन ने पहले किया था जब हम स्टार वॉर्स पे कर रहे थे, तो उसका बहुत नेगेटिव असर हुआ था। फिर बीच में जो प्रोफेसर आए थे, प्रेसिडेंट्स, उन्होंने उसको थोड़ा सा डाले पैसे। अब ये इनको डेसिमेट कर रहा है, एनआईएच को एनएसएफ को ये डेसिमेट कर रहा है। तो इसका बहुत नुकसान होगा ओवर द नेक्स्ट 10-15 years। लेकिन पाकिस्तान में अभी वो लूप ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान के अंदर वो बताइए, लूप ब्रेक है। हाउ डू यू सी सुपार्को एटॉमिक एनर्जी कमीशन? देखिए, मैं हैरान होता हूँ कि हमने बनाई थी ये एजेंसीज, ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाई, सुपार्को भी बनाई, एपीएसएस पीसीएसआई बनाई, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी भुट्टो ने बनाई थी लॉन्ग टाइम अगो, अभी तक चल रही है। सो मेनी थिंग्स दैट वर मेड, बट समाज चली क्यों नहीं? क्या इस पे कोई आपका थॉट है, कोई आइडिया है कि क्यों नहीं हमारी ये चलती? बना तो देते हैं, फटे लग जाते हैं, दफ्तर बन जाते हैं, प्रोटोकॉल आ जाता है, पर चलती नहीं है, क्या वजह? नहीं नहीं, चली थी। हम्म। बाद में देखें, ये 1960s के अंदर स्पार्को प्रॉब्ली वन ऑफ द लीडिंग
एजेंसीज इन द वर्ल्ड थी, ठीक है। Fair. मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर के पास एक तस्वीर थी, मेरे फादर मेट्रोलॉजिस्ट थे, तो गिडानी के अंदर जब पहला हमने लॉन्च किया था वो समवेयर इन 1957 और 56, ठीक है ना। मेरे फादर उस सैटेलाइट पर लॉन्च कर मेट्रोलॉजिस्ट थे। हाँ, सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी हमने हमने। पहला रॉकेट लॉन्च किया था वहां से गिडानी बीच से, तो मेरे फादर उस पर मेट्रोलॉजिस्ट थे, तो उनको वो मेट्रोलॉजी क्लियर देना था कि भाई वेदर इज करेक्ट। तो माय फादर वो तो उन्होंने एक तस्वीर थी उनके कमरे में लगी हुई थी कि भाई बेटा ये गिडानी के अंदर पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था, तो मैं उसमें मेट्रोलॉजिस्ट था, ठीक है ना। इसी तरह मेरे फादर के, चूंकि मेरे फादर सीनियर आदमी थे, तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन में भी काम कर चुके थे, स्पार्को में उनके दोस्त से पीसाइड। तो ड्यूरिंग 1960s और अर्ली 70s मुझे अच्छी तरह याद है, दे वर ऑल वर्किंग। लेकिन जिस तरह हमारी बाकी सारी चीजें डिक्लाइन की हैं वो भी डिक्लाइन कर गई, तो इट्स ऑफ अ वाइडर फिनोमेना रादर देन दैट वन फिजिकल फिनोमेना। अब मैं ये समझता हूँ कि स्पार्को को, पीसीएसआईआर को रिवाइव किया जा सकता है, कोई वजह नहीं है कि रिवाइव नहीं किया जा सकता। नई लीडरशिप लाई जाए, नए गोल्स रखे जाएं, फंडिंग उनमें है। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि किसी तरह से एक प्रोग्राम बने कि हम इनको और रिवाइव करें। नीड भी है और रिवाइव की जा सकती हैं। अगेन दिस इज नॉट something our government has focused on. This is something government should do. This is not something private sector can do. बट मैं कोई फंडामेंटल रीजन नहीं समझता कि रिवाइव नहीं की जा सकती। आप ये देखें कि जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है एसपीडी, जो रिस्पॉन्सिबल था फॉर डेवलपिंग द न्यूक्लियर प्रोग्राम, दे डिड फाइन, दे आर डूइंग फाइन। जो उनको टास्क दिया गया वो उन्होंने किया, अच्छी तरीके से किया। आई थिंक दे आर वेल renowned फॉर डूइंग इट। दे आर नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन इफ नथिंग एल्स in terms of producing whatever they were tasked to do, both capability, nuclear capability as well as delivery, ठीक है ना। तो पॉसिबल तो है, फोकस ही बात है। इसमें नवीन दो चीजें आ जाती हैं। एक तो ये आ जाता है कि हम बहुत सस्पिशियस हैं। हमें जो करप्शन का डायलॉग, जिस पे मैं रोता रहता हूँ, हमें करप्शन के डायलॉग ने इस चीज पे रिस्क वर्स कर दिया। हम कहते हैं चार पैसे चोरी ना हो जाए। चोरी का मतलब ये है कि अगर फेल भी कर गया बंदा तो चोरी हो गया। अगर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया फेल हो गया तो हम कहेंगे ओए ये तो चोरी कर गया, ठीक है ना। एक तो वो है हमारा रिस्क वर्स एटीट्यूड हो गया टुवर्ड्स दिस। पर दूसरी जो बहुत बड़ी चीज़ जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ ना भाई, वही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने देखा है चीन में डायस्पोरा का बड़ा रोल था बनाने के लिए। आपको याद है ये इवन ये जो आपकी है ताइवान की बहुत बड़ी फेमस कंपनी है सेमीकंडक्टर वाली, वो भी मेरा ख्याल इंटेल से ही बंदा गया था, या क्या वो इनका फेमस बंदा है जो गया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है ना, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। डायस्पोरा का रोल बहुत बड़ा। अच्छा, इसराइल को मैं देखता हूँ, एक किताब थी स्टार्टअप नेशन। इसराइल की बहुत ज्यादा जो है डायस्पोरा ने इसराइल को बनाया। खैर वो है ही तो डायस्पोरा कंट्री। बट इसराइल के बहुत सारे प्रोफेसर, जॉइंट प्रोफेसर होते हैं अमेरिका में। वो वहां भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, और वहां से कई दफा चीजें भी चोरी करके ले आते हैं। अब हमारी एचईसी तो अलाउ ही नहीं करती जॉइंट प्रोफेसरशिप। अगर मुझे हार्वर्ड में प्रोफेसरशिप मिल जाए वो कहेंगे नहीं भाई तू वहां जा या यहाँ आ। तो क्वाइट फ्रैंकली डायस्पोरा का रोल वेयर आई वांट टू गो, इसका डायस्पोरा जो है हमने माशाल्लाह इतना टैलेंट वहाँ एक्सपोर्ट कर दिया, इतना टैलेंट हर फील्ड में, फ्रॉम केमिकल्स टू सेमीकंडक्टर टू एवरीथिंग। इज द डायस्पोरा इन्वॉल्व इन पाकिस्तान और कैन बी इन्वॉल्व इन पाकिस्तान? अब बहुत सारे लोग इस उम्र पे आ गए हैं, कई रिटायर भी कर रहे हैं, कई इतने अमीर हो गए कि उनको फर्क कोई नहीं पड़ता, वो नौकरी छोड़ भी दे तो। और कईयों के दिल में, मैं जब जाता हूँ वहां तो मैं देखता हूँ खाने खाओ तो वो सारी वक्त बात यही कर रहे होते हैं पाकिस्तान की। क्या हम उनको लीवर कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है या बहुत सारे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान के डायस्पोरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। हम्म। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग पाकिस्तान के डायस्पोरा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा। मैं मतलब आप अगर कोई मीटर है फ्रॉम 1 to 10 और 10 इज द बेस्ट, आई पुट पाकिस्तान डायस्पोरा एट लाइक 1। एंड द रीजन इज, मुझे आज तक कभी पाकिस्तान सिंसियर पाकिस्तानी नहीं मिले जो कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं बातों के अलावा, ठीक है ना। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो करें, वो करना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ बातें करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये ठीक नहीं तो वो ठीक नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। जब वो ठीक हो जाता है तो फिर उनके लिए कुछ और ठीक नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। वो सिर्फ खानों के अंदर बैठ के ये कहना चाहते हैं जी मैं पाकिस्तान के लिए बहुत करना चाहता हूँ, लेकिन क्या सड़कें ठीक नहीं है, वहां तो बिजली नहीं है, वहां तो पानी नहीं है, वहां पे तो लोग मुझसे रिश्वतें मांगते हैं, ठीक है जी। तो वो ऐसी बातें करते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियंस ने इंडिया को बनाया, चाइनीज ने चाइना को बनाया, ताइवानीज ने ताइवान। तो पाकिस्तानीज पाकिस्तान को नहीं बनाना चाहते,
उनमें वो ड्राइव ही नहीं है. दे आर वेरी कंफर्टेबल इन देयर लाइफ्स, दे आर हैप्पी, दे जस्ट वांट. अगर वो कभी कोई चैरिटी को, वो सिटीजन ग्रुप को उन्होंने $5,000 दे दिए तो उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया पाकिस्तान के ऊपर. एंड दैट्स ऑल दे कैन डू. दे आर नॉट मोटिवेटेड, दे आर. अब ये है कि शायद ट्रम्प हमारी हेल्प कर रहा है. जब वो वहां पे उन लोगों को धक्का देना शुरू कर देगा ना, कहेंगे यू आर नॉट वेलकम हियर. मे बी जिस तरह वो चाइना की हेल्प कर रहा है ना, वो शायद हमारी भी हेल्प कर दे कि भाई अब यू आर नॉट वेलकम हियर. देन सम पाकिस्तानी, बट जनरली स्पीकिंग पाकिस्तानीज आर कंफर्टेबल देयर. दे आर ओके देयर. दे हैव नो रीजन. क्या उनके क्या क्या रीजन है वो क्यों पाकिस्तान में आके अब इतना बड़ा रिस्क लें और कुछ करें. तो आई डोंट थिंक वी कैन डिपेंड ऑन पाकिस्तानीज डायस्पोरा टू डू miracles for us. I'm not counting What's the on that. difference? What's the difference between the Indian, the Chinese, and the Israeli diaspora and us? आई थिंक इसराइल तो खैर एक स्पेशल कंट्री है जिसके साथ किसी को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए. लेकिन इंडिया के अंदर आप बैठ जाएं 10 इंडियंस के अंदर, वो इंडियंस की अच्छाई करते हैं. अब 10 पाकिस्तान में बैठ जाएं, वो सिर्फ पाकिस्तान की बुराई करते हैं. ठीक है. Naveed sir, I तो think thank you very much. This has been a wonderful session. I'll call you again from time to time to learn more from you. And as I said कि ये जो चीज़ें हैं ये मैं जो कर रहा हूँ रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे आम लोग सुन सकें, क्योंकि बहुत सारी बातें रह जाती हैं एट द अपर लेवल, क्योंकि इस मुल्क में आपको पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम इतने अच्छे नहीं हैं, तो उसकी वजह से. तो आखिर में जो आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ये कि नवीद साहब, आई नो कि यू कीप टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बट हमारी पब्लिक को बताइए कि आप क्या सोचते हैं वो मोटी मोटी जो 6 7 5 10 जो भी आप चीज़ें कहते हैं जो हमें करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एक मेजर चेंज आ जाएगा इनोवेशन सिस्टम में, सेमीकंडक्टर वगैरह टेक्नोलॉजी सिस्टम में. किस तरीके से हम अपने तरीक़ेकार, अपनी इंस्टीट्यूशन, अपनी हुकूमत, अपनी यूनिवर्सिटीज़, अपने सिस्टम्स को चेंज करें जो कि बेहतरी है. कुछ हद तो आपने आइडेंटिफाई कर दिए, बट एंड में जस्ट सम इट अप, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आमतौर पर सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करता हूँ जिनमें मुझे कुछ जानकारी है. राइट. आई मीन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, वो आपका एरिया है. मुझे ठीक. सोशल साइंसेस का कुछ नहीं पता. तो मैं तो बात करूंगा टेक्नोलॉजी, इन पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में. मेरा ये ख्याल है कि हमें टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरह से लेके चलना चाहिए. जिस तरह हमें लगा था आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट थी. मेरा ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी इस वक्त हमारे पास एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है. और अगर इसके अंदर हमने अगले 2-3 साल में वो किस्म की कैपेबिलिटी हासिल नहीं की, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल जस्ट पुश अस असाइड एंड वी विल बी इन द नेशंस दे विल जस्ट पुश असाइड. मुझे बहुत यकीन है कि जब पाकिस्तान जैसा मुल्क न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, JF7 के ऊपर, मिसाइल टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है, तो वो वर्ल्ड लीडिंग बन सकता है. मैं समझता हूँ कि कोई रीज़न नहीं है कि हम लोग इस तरह की टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, AI, सेमीकंडक्टर में भी आगे क्यों नहीं निकल सकते. बिल्कुल निकल सकते हैं, लेकिन हमें वही ज़ील और वही फोकस चाहिए होगा जो कि जिस तरह उनको करके हम वहाँ पहुँचे हैं. तो मेरी तो यही गुजारिश होगी कि टाइम जो है ना हमारे पास बहुत कम है. हमने किसी तरह से ये टेक्नोलॉजी की जो ट्रेन है ये मिस नहीं करनी. हुकूमत में, प्राइवेट सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में हर आदमी को फोकस करना चाहिए कि हाउ कैन वी गेट ऑन टू दिस टेक्नोलॉजी बैंड वैगन टुडे, राइट नाउ, बिकॉज देर इज़ नो टाइम. और अगर हमने ये ट्रेन मिस कर दी, मुझे नहीं पता कि अब आगे हमें और कोई चांसेस मिलेंगे. तो बस मेरी तो यही गुजारिश है, लेट्स ट्रीट टेक्नोलॉजी एज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, हाउ वी ट्रीट किया था, उसी बेसिस पे पूरे सारे जो शोबे हैं हमारी इकोनॉमी को, उनको उसको करना चाहिए. एंड आई थिंक इट्स वेरी अर्जेंट एंड वी शुड डू दिस. शुड बी आवर नंबर वन टास्क. दिस इज दैट वुड बी माय हम्बल सजेशन. नवीद, मैं आपको कोई 10 साल से ढूंढ रहा हूँ एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपसे मुलाकात होगी. आपका नाम बड़ा सुना हुआ था, आपकी बड़ी तारीफें सुनी हुई थी, एंड आई रियली मस्ट से इट्स एनलाइटनिंग टू मीट समबडी लाइक यू. एंड क्वाइट फ्रैंकली आई डू होप कि हमारी हुकूमत आपको बहुत अच्छी तरह यूज़ करे. एंड एडमायर योर डेडिकेशन टू कम हियर एंड ट्राई एंड सेट अप दिस नेक्सस बिटवीन दीज कंट्रीज. एंड जो आपने मैप दिया है, टर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, ये जो मैप है, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैप फॉर अस टू लीवर ऑन एंड ट्राई एंड मेक इट हैपन. मैं तो आपको एक बात चलते चलते जरूर कहूंगा कि आ, पाकिस्तान के जितने भी डायस्पोरा के लोग पाकिस्तान की हुकूमत साथ करते हैं, उनको सिर्फ शिकायतें होती हैं. मुझे कोई शिकायत नहीं है. उसकी वजह माशाल्लाह. यह है
कि मेरा अभी तक जितना भी इंटरेक्शन रहा है हुकूमत के वेरियस डिफरेंट सेगमेंट्स के साथ, चाहे वो पॉलिटिकल हो, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, चाहे वो हमारा प्राइवेट सेक्टर हैज बीन एक्चुअली अमेजिंग। मुझे आगे से मुझे तो कोई नहीं कहता कि नवीद भाई ये काम नहीं हो सकता, मुझे सब ये कहते हैं नवीद भाई कैसे करना है, कैसे। अब उनकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए कि कुछ प्रोसेसेस हैं, चीजें वो फंस जाते हैं, लेकिन मुझे कोई इस किस्म की शिकायत नहीं है। मुझे आज तक कभी ये नहीं हुआ कि मुझे किसी ने तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप सिंसियरली पाकिस्तान के साथ काम करें, हुकूमत में हर जगह दरवाजे खुलते जाते हैं। और अब तो बहुत अर्जेंसी की बात है, तो मैं तो जितने भी डायस्पोरा में लोग हैं, जो कोई भी जो सुन रहा है इसको, मैं तो जरूर उनको इनवाइट करूंगा कि प्लीज कम। टाइमिंग इज राइट, द वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर पाकिस्तान इज अ प्लेस वेयर वी शुड इन्वेस्ट आवर टाइम। जिसे हमें अल्लाह मियां ने एक ही मुल्क दिया हुआ है, और तो कोई मुल्क दिया हुआ नहीं है। और तो अगर हम सब मिलकर इस पे काम करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सब कुछ हो सकता है। तो आपका बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया अच्छी मुझे आपने मौका बात देने की, का। बड़ी अच्छी बात की आपने नवीद साहब, इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पे और इस डायस्पोरा से इल्तजा की। आई जॉइन यू इन दिस के जी, खुदारा, लेट्स ट्राई एंड मेक इट वर्क। ये हमें, इंशाल्लाह। अब दुनिया जहां पहुंच गई है, कोई पता नहीं आगे। तो यस, आई एग्री विद यू एंड ऑन दैट ऑप्टिमिस्टिक नवीद साहब, आई कंग्रेचुलेट यू एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट जी। खुदा हाफिज। ओके नदीम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत। खुदा बहुत शुक्रिया। हाफिज। खुदा हाफिज जी।